दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है कि क्या भारत को रशिया से SU-57 को परचेज करना चाहिए और कितनी बड़ी संख्या में इसको परचेज करना चाहिए। आइए इस टॉपिक के ऊपर आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को रशिया से SU-57 क्यों परचेज करना चाहिए और क्या भारत के पास में कोई दूसरे ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शंस के जो है भारत के लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत की जो एयरफोर्स है उसकी इन्वेंट्री जो है वो लगातार घटती जा रही है और पिछले 20 सालों से जो है वो भारत अपनी MMRC डील को भी अभी तक फाइनल नहीं कर पाया है। और पिछले 10 सालों में अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के साथ में, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे जा चुकी है। और इसको हम कैसे हम इसका इनकाउंटर कर सकते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ने पिछले 20 सालों के अंदर जो है कितने एयरक्राफ्ट का जो है ऑर्डर अभी तक दिया है। तो दोस्तों भारत ने 2007 के अंदर 40 SU-30 MKI के ऑर्डर करे। उसके बाद में 2012 के अंदर जो है 42 सुखोई 30 MKI के ऑर्डर करे। फिर 2010 के अंदर LCA Mk1 के 40 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया और फिर 2015 में 36 राफाल जेट का ऑर्डर किया और फिर जो है 2021 के अंदर LCA Mk1 के 83 जेट्स का ऑर्डर किया। तो कुल मिलाकर जो है भारत ने अभी तक सिर्फ इतने ही जेट्स का ऑर्डर किया है। और वहीं दोस्तों पिछले 5-6 सालों से चाइना जो है वो अपनी J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर रहा है और उसके पास में लगभग 150 के आसपास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट उनकी इन्वेंट्री में मौजूद है। और अब दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि चाइना जो है लगभग अब अपने 100 एयरक्राफ्ट के आसपास हर साल जो है वो बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया अगले 5 से 7 सालों में चाइना के पास में लगभग 600 से 700 जो है इजीली 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। दोस्तों भारत भी अपने LCA Mk1A जो कि 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसको कि हमने MiG-21 को रिप्लेस के लिए बना रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी जो है वो लगभग चल रहा है। और हालांकि अभी तक कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो एयरफोर्स को नहीं मिला है और ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 के मिड तक जो है एयरफोर्स को LCA Mk1A के अपने पहले जो एयरक्राफ्ट है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी के जो 8 एयरक्राफ्ट होंगे वो जो है बेसिकली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे, जिससे कि भारत के जो पायलट है वो इन एयरक्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है अपने मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट LCA Mk2 पर भी काम कर रहा है और ये आशा की जा रही है कि जब पहला एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए आएगा और फिर प्रोडक्शन तक जाने में लगभग कम से कम 5 से 7 साल लगने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि LCA Mk2 जो है वो 2031 या 32 से पहले प्रोडक्शन लाइन में नहीं जाने वाला है। और भारत अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA पर भी काम कर रहा है। उसके लिए जो है अलग-अलग टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है और उनको जो है LCA Mk1 जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर थोड़ा-सा टेस्ट किया जा रहा है और बाद में जो है LCA Mk2 के ऊपर भी उन टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, जब तक कि हमारा 5th जनरेशन जो स्टील्थ जो एयरक्राफ्ट है वो बनकर तैयार नहीं हो जाता है। और हमें नहीं लगता है कि वो एयरक्राफ्ट 2035 इवन कि 37 या तक भी जो है वो प्रोडक्शन लाइन में जा पाएगा। तो भारत जो है उसके लिए एक तरीके से ये एक चिंता की विषय है। इसके अलावा भारत के पास दोस्तों अभी भी जो MiG-21 है उसकी 2 स्क्वाड्रन अभी भी जो है वो फ्लाई कर रही है और भारत के जो जैगुआर एयरक्राफ्ट है उनका भी जो है टेक्निकली वो एक तरीके से आउटडेटेड हो चुके हैं और उनको जो है 2030 से जो है रिटायर करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत के जो MiG-29 है जो कि लगभग 65 के आसपास है और उसी तरीके से भारत की जो मिराज 2000 है जिसका कि हमने बालाकोट स्ट्राइक के अंदर यूज़ किया था, लगभग 49 के आसपास है, वो भी जो है रिटायर होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये लगभग जो है 250 एयरक्राफ्ट जो है हमारे अगले 2030 से काइंड ऑफ रिटायर होने स्टार्ट होंगे और 2035 तक ये सारे जो एयरक्राफ्ट है रिटायर हो जाएँगे। इसका मतलब ये हो गया कि न केवल हमारे को हमारे पुराने जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करना है, बल्कि जो हमारी जो स्क्वाड्रन है
उनको 42 या 42 से जो है वो आगे लेकर जानी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब हमारे को इतने सारे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और हमारी जो स्क्वाड्रन है वो लगभग 30 के आसपास आ चुकी है, तो भारत के पास में कौन से ऑप्शंस है? तो देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि भारत जो है पिछले 20 सालों के अंदर जो है अपनी एमएमआरसी डील को फाइनल नहीं कर पाया है। और आप सभी जानते हैं कि जो 36 जो रफ़ाल हमने ऑर्डर करे थे वो भी बेसिकली एक तरीके से एक नई डील थी। और हमने जो है जो एयर फ़ोर्स थी उसको 126 रफ़ाल चाहिए थे, लेकिन हमने केवल 36 ही परचेज़ करे और हम एडिशनल रफ़ाल का ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। और न ही जो है ऐसी कोई डिस्कशंस जो है अभी तक इसके ऊपर फ्रांस से चल रही है। इसके अलावा दोस्तों न ही हम जो है अमेरिका से F-16 या फिर F-35 जो है उसको भी परचेज़ नहीं कर पाए हैं, और न ही अभी कोई ऐसी डिस्कशंस जो है अमेरिका के साथ में चल रही है। और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अमेरिका जो है वो हमें F-16 या F-18 देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, न कि F-35। और हम सभी जानते हैं कि F-16 जो है एक पुराना एयरक्राफ्ट हो चुका है, और वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने एलसीए वाले एयरक्राफ्ट से। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है वो जो SU-30 MKI है वो रशिया से ही परचेज किए हुए हैं, और उसका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली भारत के अंदर ही होता है। हालाँकि जो है वो जितने भी ऑर्डर दिए थे वो सारे एयरक्राफ्ट जो है अब वो बनकर तैयार हो गए हैं, और एक तरीके से अब कोई नया SU-30 MKI का फाइटर जेट जो है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने एडिशनल ऑर्डर जो है वो नहीं दिए हैं। और न ही जो है अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो न ही हमारी जो एयर फोर्स है वो एडिशनल SU-30 MK को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। और हम अभी तक ये समझ चुके हैं दोस्तों कि अमेरिका या फ्रांस जो है वो अपने एयरक्राफ्ट के लिए ऊंची प्राइसेस मांगते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे जो इंडिया के द्वारा जो डेवलप्ड किए गए इंडिजिनियस जो वेपन्स है जैसे कि अस्त्र मिसाइल्स है, इन सब को भी बेसिकली वो इंटीग्रेशन करने के अंदर आनाकानी करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि फ्रांस जो है वो हमसे राफाल की जो है ऊंची कीमत जो है हमने पे की थी, और जो है प्रोबेबली वो अभी फिर से हमसे ऊँची कीमत माँग रहा है, इसीलिए जो है हम राफ़ाल का एडिशनल ऑर्डर जो है नहीं दे पाए हैं। तो भारत जो है उसको अपने पुराने जो दोस्त है रशिया के पास जाना पड़ेगा, और उनसे उनका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है SU-57 उसको जो है परचेज़ करना पड़ेगा, और रशिया जो है वो हमेशा से ही जो है भारत को जो ये एयरक्राफ्ट जो है बेचने के अंदर इच्छुक रहा है। अब भारत जो है अगर सबको पता होगा कि भारत जो है पहले SU-57 जिसको कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कह रहे हैं, वो भारत के साथ मिलकर जो है इसका प्रोडक्शन, इसका जो डेवलपमेंट है वो कर रहा था। हालाँकि भारत जो है इस डील से बाहर आ गया, और भारत ने जो अपने एडिशनल पैसे भी जो इसके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च के लिए रशिया को दिए थे, वो भी जो है बेसिकली एक तरीके से एक हमारे वेस्ट हो गए हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। देखिए, हम जो है एएमसी की आर&डी कर रहे हैं, LCMK2 जो है हम इसके ऊपर भी कर रहे हैं। बट जब आप आर&डी करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि वो आर&डी जो है कब सक्सेसफुली खत्म होगी, और हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो चाइना है वो लगभग 100 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के हर साल बना रहा है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो हम जो है फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ के मामले में चाइना से जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएँगे। क्योंकि देखिए, जो LCMK-1A जो एयरक्राफ्ट है वो अभी भी हम एक तरीके से बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, उसकी बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है, और वो एक तरीके से मिग-21 का रिप्लेसमेंट है। हम उन उसको 5th जनरेशन जैसे एयरक्राफ्ट के सामने जो है चाइना के नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, और इसके लिए जो है हमें रशिया से ये जो SU-57 है उसको लिमिटेड, मान लीजिए उसको 100 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है हमें परचेज़ करने चाहिए, और जिस सिचुएशन में अभी रशिया फँसा हुआ है, वो हमें अच्छी डील जो है दे सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो भारत को अपना एक अच्छा डिफेंस पार्टनर मानती है, क्योंकि भारत के जितने भी जो इक्विपमेंट है वो रशिया से ही आए हुए हैं, और भारत को वो जो भारत के जो इंडिजीनियस जो वेपन्स होते हैं
वो उसको इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है। न केवल भारत के बल्कि इज़राइल के भी जो अच्छे जो रेडार है या जो उनके जो वेपन्स है वो भी भारत को इंटीग्रेट करने देता है। क्योंकि रसिया जो है वो अमेरिका या फ्रांस की या दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके मुकाबले में ऐसा कोई भी जो है एक तरीके से बैन नहीं करता है। तो भारत जो है वो रसिया से एक स्टेबल एक Su-57 जैसा बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है उसको परचेज़ कर सकता है और उसके ऊपर जो है अपनी रेडार, अपने जो अस्त्रा जैसी मिसाइलें हैं, वो उस पे इंटीग्रेट कर सकता है। तो भारत के लिए जो है ये एक बहुत ही अच्छी डील जो है वो साबित हो सकती है। और प्राइस के मामले भी Su-57 है वो रफ़ाल से सस्ता है और रफ़ाल जो है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है और जो आपका जो Su-57 है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। हालाँकि इंडिया जो है इसकी कुछ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से जो है इतना खुश नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि रसिया जो है वो भारत को भारत के रेडार, भारत के सेंसर्स जो कि भारत जो है वो एएमसीए के लिए डेवलप कर रहा है, उनको जो है फ्यूचर के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। तो भारत के लिए एक तरीके से ये बहुत ही अच्छी डील हो सकती है और और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है उसको जो है अपने जो स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी है। जब तक भारत का LCA-MK2 तैयार नहीं हो जाता है, तब तक भारत जो है इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली अपने इंडिजीनियस अपना अपने अपने यहाँ पर लाकर उसको प्रोडक्शन कर सकता है। इसके अलावा अगर भारत जो है अपने जो टेक्नोलॉजी या 5th जनरेशन की अगर वो एक अच्छे लेवल पे डेवलप कर लेता है और इसके अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, तो रशिया भी जो है वो भारत से वो टेक्नोलॉजी वो भारत की जो वो मिसाइलें हैं या भारत के जो सेंसर्स हैं, वो भारत से ले सकता है। तो एक तरीके से ये जो है बहुत ही अच्छी डील जो है भारत के लिए साबित हो सकती है। देखिए, अमेरिका को भारत की ज़रूरत नहीं है, ओके? ना ही फ्रांस को भारत की ज़रूरत है। लेकिन रशिया को भारत की ज़रूरत है और भारत को रशिया की ज़रूरत है और हम सभी जानते हैं कि रशिया जो है, वो हमेशा से ही भारत का जब भी भारत मुश्किल में पड़ा है, भारत का साथ देता आया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि रशिया और भारत की ये जो Su-57 की जो डील है, वो बहुत ही अच्छी डील साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।